तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 17 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं पार्ट 1, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। कह रहे ये जो फलन है इसका एक्स के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी समाकलन आप करोगे ना तो समाकलन को पहले आई के बराबर मान लो। ठीक है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, एक्स के सापेक्ष करना है तो डी एक्स होगा। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 34। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण परफेक्ट नहीं है तो इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आप कक्षा 10 से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले इसको वो काम हम कर लेते हैं, चूंकि करके लिख लेते हैं। एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स का वर्ग। ठीक है, ये 6x प्लस 34 बराबर फिलहाल 0 मान के चलो। हमारा ये जो पद होता है एक्स स्क्वायर, ये ए की जगह पर हमारा एक्स है। ये जो पद है 2ab की जगह पे होता है ना, 2ab की जगह पर। अब प्लस माइनस का ध्यान मत रखो, अभी फिलहाल 6x ले लो। b हमें निकालना होता है। वैसे a की जगह पर x रख देंगे, ये x कटा 2 3 6, तो b का मान हमारे पास 3 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, बी स्क्वायर समीकरण एक में जोड़ना और घटाना होता है। ये सब आप कक्षा 9-10 में पढ़ चुके हो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में। ठीक है, पहले बी स्क्वायर को जोड़ेंगे और फिर बी स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 34 है आपका। ये यहाँ नेगेटिव आया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। b कितना 3 है और ये माइनस के 9 होगा और ये 34 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सो हम इसे यहाँ पर 25 लिख देंगे। ओके, 25 किसका है, प्लस का है। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर वे में, ये चीज़ 5 का वर्ग। ठीक है ना, तो मैंने इसको परफेक्ट बना दिया। अब सीधा सीधा मान रखता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, डी एक्स इसका जगह पर मैं रख सकता हूँ x माइनस 3। ये चीज़ पूरी करके दिखानी है, ये कोई छुपाने वाला काम नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम को करके दिखाना होगा। अब हमारे पास जगह की कमी है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये सूत्र बन गया डी एक्स, ये x के जगह पर है, ये a के जगह पर है। सूत्र किसका बना, मैं सूत्र भी लिख के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, है कि नहीं। तो x के जगह पर x माइनस 3 है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/a, a की जगह पे 5 है, tan इनवर्स x/a। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए, युगों की सीमा। इस साल यूपी बोर्ड में 2023 बोर्ड में ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड्स में है। तो बेटा ये सब मैंने पूरा पढ़ा रखा है, प्रश्नावली 1.1 से 13.45 तक मैंने सारा पढ़ा रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो आप चलो ये क्वेश्चन कर ही देते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो बेटा, जो इंडिकेशन आपके पास दे रखा है ना, ए के चूंकि ए के स्थान पर है 2, a to b, और b के स्थान पर है 3। ठीक है, फंक्शन x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। जिनके सिलेबस पे नहीं है उस वो लोग बेटा इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, NH। NH क्या होता है, b माइनस ए। b है 3, a है 2, तो NH की जगह पर 1 आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप इसका इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, आपको FA चाहिए होता है। FA हमारा कितना 2 है, तो ये फंक्शन है ना, x की जगह पर 2 रखोगे तो 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, FA प्लस h, यानी 2 प्लस h रखेंगे, x की जगह पर ऊपर स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, फिर FA प्लस 2h आता है, तो ये चीज़ आ गई, तो स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर 4 दूनी 8 2ab, ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में क्या आता है, FA प्लस n-1h, है ना। तो ये तो हमारा 2 है, तो 2n-1h होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये पद आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं क्या होता है अगर आपके पास जो भी है, जैसे 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारी गुणा किसकी होती है, एच की, और अंदर क्या होता है, फंक्शन ए प्लस एच, ऐसे चलता रहता है। लास्ट में क्या आता है, फंक्शन ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, यही होता है। मान रखते हैं ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच फंक्शन है। देखो बेटा, फंक्शन है हमारे पास क्या है, ओनली 4। दूसरा फंक्शन यहाँ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। नेक्स्ट टर्म, दो पद से ही आपको आइडिया लग जाएगा कैसे चल रहा है सीरीज, एक सिमेट्री आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसे चल रहा है, और लास्ट में कितना है हमारे पास, ये वाला पद है 4n माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4n माइनस वन एच। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब आगे इसको सरल करना है। देखो कैसे करेंगे, देखिए बेटा, ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, 4 4 4 कितनी बार है, n बार 4 है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h है, तो 4 हमारा n बार है। ठीक है, 4 हमारा कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ आ जाएगा 4n। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 4n टाइम्स है, तो 4n बार आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से एच स्क्वायर ओबेनिस्ट है ओबेनिस्ट, तो एच स्क्वायर मैंने ले लिया ओबेनिस्ट। यहाँ से बचेगा क्या, 1। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचा, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ पर प्लस आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगले पद में आ जाऊँ, यहाँ से 4h ओबेनिस्ट, देखो बेटा 4h जैसे ओबेनिस्ट निकालोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और लास्ट में कितना आ गया, यहाँ से बचेगा n माइनस 1। ठीक, ओके। अब थोड़ा मिटा के करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, छोटा मोटा हो जाएगा। तो इतना तो हो चुका है, सारा मान हम रख चुके हैं, NH भी अब देख लेना। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो h है बाहर। ठीक है, अभी मैं बाकी अंदर के दो पद सॉल्व कर लेता हूँ। एच स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 4h, और ये क्या है बेटा, सिग्मा n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 पदों का योगफल है, और ये n माइनस 1 पदों का होल स्क्वायर का योगफल है। अब आपको सूत्र पता होगा बेटा, NH हमारे पास एक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको सूत्र पता होगा, सिग्मा n क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे में 2, और सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो बस n की जगह क्या रख देना है, n माइनस 1 रख देना है ये। ठीक है, ये n माइनस 1 के ये होल स्क्वायर है। ठीक है, n माइनस 1 रख देना है सूत्र में। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ h, यहाँ 4n। ठीक है, यहाँ h स्क्वायर है, सूत्र में रखेंगे तो n माइनस 1। ठीक है, n की जगह पर n माइनस 1 रखेंगे तो n आ जाएगा, और यहाँ पर 2n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस के 1। ठीक है, सूत्र सही लगा रहा हूँ ना, हाँ ओके बच्चों, ये लग गया। ठीक है, हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 4 है, h है, तो ये n का n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, n। ठीक है, n माइनस 1 बट्टे में 2, और इसके बट्टे में 6 भी था, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब थोड़ा और हल करेंगे। देखो बच्चों, इसके आगे हल करेंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा बच्चों प्लीज़,
गिव अप नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बस हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन ध्यान देने वाला है। अब ये जो h है ना, अंदर गुणा करना है, लिमिट h टेंस टू 0, अब h से गुणा करेंगे 4nh हो गया, ठीक है। अब ये जो h स्क्वायर है और ये h, 3h, इसके साथ एक डाल दो, इसके साथ एक डाल दो, इसके साथ एक डाल दो, तो ये हो गया, ध्यान से देखना, NH माइनस के h, ठीक है। एक h के साथ इसके साथ गुणा किया, एक h NH के साथ आ जाएगा और एक h आ जाएगा 2NH माइनस के h, इनके बट्टे में क्या h है, ठीक है, इसके साथ। फिर एक NH इसके साथ आ गया और एक h इसके साथ अंदर गुणा हो जाएगा, तो NH माइनस के 1 बट्टे में 2। देखो आपको पता है, चूँकि NH जहाँ पर है वहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जहाँ NH दिख रहा है 1 रखो, और जहाँ H दिख रहा है सिंपल H, वहाँ क्या रख दो, 0 रख दो, ठीक है। तो 4 इंटू 1, ठीक है, NH है 1, H है 0, NH है 1, यहाँ से 2, यहाँ से 0, बट्टे में आ गया 6, यहाँ से 4, NH है 1, यहाँ से 1 माइनस 0 बट्टे में 2, तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से आपका 2 बट्टे 6 बचा, और यहाँ से आपका 4 बट्टे 2 बचा, तो ये 4 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 2, 4 और 2 6, 1 बट्टा 3 लौ छपा 3 आ गया, 6 3 18 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 19 बट्टे 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, आराम से हो गया। जिसके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप कर देना, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते सिद्ध कीजिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो यह होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो, हमेशा मैंने बोला है बेटा, इंटीग्रेशन वाले प्रश्नों को आई मान के चलो, 0 टू पाई x साइन x dx, हल करके जो लाना वो आपको पता है पहले से ही, ठीक है। देखो 0 से a जा रहा है, यानी कि लिमिट आपको क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट आपको लगानी पड़ेगी, कौन सी लिमिट बोल रहा हूँ यार, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी चौथी, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो P4 प्रॉपर्टी क्या होता है, हो सके तो आप लिख भी दीजिए, क्या होता है, 0 से a fx जो होता है वो होता है 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx, यही होता है। तो लगाते हैं, तो जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स लगाओ, ठीक है, ये हमने लगा दिया। आपको पता ही होगा बच्चों कि साइन पाई माइनस तेरा साइन थीटा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ तो साइन एक्स आ जाएगा, और कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस के कॉस एक्स होता है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर 2 मान लो। जब भी आप प्रॉपर्टी 4 लगाते हो, जो पहले था और जो बाद में मिला उन दोनों को जोड़ दो, ये नियम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, या लिख देना एडिंग, या जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को, आई और आई क्या हो जाएगा बच्चों, 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 टू पाई, बट्टे में भी सेम है दोनों के, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब बट्टे में सेम होते तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर है बेटा एक्स साइन एक्स, और यहाँ से अगर आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स, ठीक। dx इससे ये कटा, प्लस माइनस का क्या बचा, 0 से पाई, ठीक है, ये पाई बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बस इंटीग्रेशन होने वाला है, ख़त्म। अब देखो कॉस एक्स को अगर मानेंगे तो उसका आपका जो ऊपर बैठा है, तो मैं मान लूँगा, माना t बराबर कॉस एक्स, तो डी टी बट्टा डी एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ डी एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के साइन एक्स, यानी कि माइनस की जो डी टी हो जाएगा, डी एक्स बट्टे में इधर के घोड़े में आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस का डी रख सकता हूँ, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं लिखूँगा जब एक्स का मान 0 था तो टी का मान क्या होगा, यहाँ रखना है कॉस 0 का मान 1 होता है, जब एक्स का मान पाई था तो कॉस
कॉस पाई का मान कितना होता है बेटा? कॉस पाई का मान होता है आपका -k1। ठीक है, हो गया इतना। अब थोड़ा इधर आगे हल करते हैं, जगह नहीं बच रही ना इधर। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ हमारा 2i चल रहा है, यहाँ बाहर कितना है बेटा? पाई। 0 पे लिमिट कितनी आई थी? 1, और पाई पे लिमिट आई थी -k1, और माइनस का डी रखना है तो माइनस सामने लगा दिया। यहाँ आ गए dt, और ये 1 cos x की जगह t यहाँ स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट चेंज कर लेने पर साइन बदल जाता है, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये लिमिट हमने चेंज कर दी। और एक्चुअली ये सूत्र है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये किस रूप में? ये सूत्र है इस रूप में, dx बट्टे x² प्लस x² का सूत्र है, जो जिसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये सूत्र होता है। तो यही लगा देते हैं, तो a की जगह पे तो 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है, ये है -k1 1, रखो मान, पाई तो ऑलरेडी बाहर है। tan इनवर्स 1 रखेंगे, tan इनवर्स -k1 रखेंगे, tan इनवर्स 1 π/4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और ये नेगेटिव है, tan इनवर्स माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 1 किस एंगल पे होता है? π/4 पर। ठीक है ना, आपको पता होगा tan इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है? -tan इनवर्स थीटा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मान किया फिर से π/4, तो पाई, और ये है आपका 2π/4। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा π² बट्टे में 2। यहाँ हमारा 2i था, 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 गुणा 2, तो आंसर आ जाएगा π² बट्टे 4। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे दर्शाइए कि बिंदु इतना, इतना और इतना संरेख है। ठीक है, ये आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, आपको संरेख बताना है। ओके, तो देखो बेटा, ये जो बिंदु हम लिखते हैं ना, इसको हम इनिशियल पोजीशन मान के लिखना पड़ता है। ठीक है, ये 3 बिंदु हम इनिशियल पोजीशन से मान लेते हैं। ये आपको एक दे रखा है P, ये Q, और ये संरेख मतलब सभी एक ही रेखा में ये हमें दिखाना है, और ये O है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा PQ वेक्टर, फिर QR वेक्टर, और फिर PR वेक्टर। ठीक है, इन वेक्टर्स को हमें निकालना पड़ेगा। सो देखो, सबसे पहले हम बात निकालेंगे क्या बेटा? PQ वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? PQ। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ, लास्ट में Q है ना, तो पहले आ जाएगा -OP। ठीक है, सो ध्यान से रखो, ये जो दे रखे है ना वेक्टर, ये OP ये वगैरह उसी फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो यही इसी फॉर्म में है। Q का क्या है? Q है यहाँ पर I + 2j + 3k, और P हमारे पास है -2i + 3j + 5k। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 और 1 3 आई। ठीक है, 2j में से 3j घटाएंगे -j, 3k में से 5 का k घटाएंगे तो -2k। ठीक है, ये PQ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, PQ निकाला, अब निकालो QR। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे? QR। QR वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? OR - OQ। ठीक है, सो OR R वेक्टर कितना है? 7i - k, और Q वेक्टर कितना? I + 2j + 3k। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6i, और -2j आ जाएगा, माइनस का k, -3k, -4k। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ, ये भी आप देख रहे होंगे। QR निकाल दिया, PQ निकाला, QR निकाला, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? PR, लास्ट वाला। PR क्या हो जाएगा? OR, R लास्ट में, -k OP। ठीक है, सो R वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? 7i - k, और P वेक्टर हमारे पास ये है 2i + 3j + k 5k। 7 में से 2 माइनस घटेगा, 7 और 2 9i,
और माइनस के 3 जे, माइनस का के प्लस माइनस माइनस के 6 के हो जाएगा। अगला क्या क्या काम करना पड़ता है हमको, इसका मॉडुलस निकालना होता है ना, परिमाण निकालना होता है। तो देखो इसीलिए मैंने जगह छोड़ के रखा था। 3 का वर्ग, जे का गुणज -1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 9 + 1 + 4, तो ये हो गया आपका √14। इसका भी निकालो वर्ग मतलब परिमाण, तो 6 का वर्ग -2 का वर्ग -4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग आपका 16, तो ये आ गया 40 56। ठीक है, 56 को मैं लिख सकता हूँ 14 चौके 56, 2 √14। ठीक है, इसका भी परिमाण निकालो, पी आर का परिमाण, तो 9 का वर्ग -3 का वर्ग -6 का वर्ग जोड़ दिया आपने, तो ये आ जाएगा 9 9 81, 3 3 9, 6 6 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो बेटा, ये हो गया 90 90 126 हो गया, 14 9 126 है ना, तो ये आ जाएगा 3 √14। संग्रह कैसे होता है, बड़ी वाली जो दूरी है बाकी दो छोटे वाले के योगफल के अगर बराबर आ जाती है तो संग्रह होता है। ठीक है, तो देखेंगे चूंकि 3 √14 किसके बराबर है, √14 + 2 √14 के। ठीक है, 3 √14 का मतलब है कि पी आर, ठीक है, किसके बराबर है, पी क्यू, और ये किसके बराबर है, क्यू आर। अतः यह संग्रह है। इस तरीके से लिखना है, ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके पास, तो 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 5। एक मैं आपको मस्त तरीके से समझाता हूँ, 4 ये 5 सिंपल लैंग्वेज में। हर एक के जो ऑप्शन है वो 3 है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, एक प्रश्न के 3 संभावित उत्तर है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो एक प्रश्न के सही उत्तर होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके सही उत्तर होने की क्या होगा, 3 में से एक ही सही उत्तर है। ठीक है, तो कुल परिणाम 3 है और इनमें से कोई एक सही है, तो इसकी अगर प्रायिकता अगर आप निकालोगे तो वो कितनी होगी, संभव परिणाम है कुल परिणाम 3, 1/3। और गलत होने की क्या होगा, एक प्रश्न के उसी प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता। तो गलत कितना, अगर ये एक सही है तो बाकी 2 गलत हैं, तो संभव परिणाम 2 है, कुल परिणाम कितने हैं, 3 है, तो ये गलत प्रायिकता हो जाएगी। सही वाले को मैं P से प्रदर्शित करता हूँ और गलत वाले को Q से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास टोटल प्रश्न कितने हैं, 5, इसलिए 5 प्रश्नों में से 4 या अधिक सही होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बोलना है। या तो इसकी क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी केवल एक अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही देगा, या तो 4 सही देगा या अधिक, यानी कि ये फिर 5 ही सही देगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, या तो 4 सही देगा P4, ठीक है, या फिर P5, 5 सही देगा, फिर कुल प्रायिकता करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, 4 सही देगा का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल ट्रिक है ना, बाइनोमियल तरीके से समझाता रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितने चीज़ें, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, सो देखो बेटा 4 है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पहले वाले में 5 है,
ठीक है, जिनमें से हमारा 4 सही है, 5C4 और 4 सही है, ठीक है, 4 सही है तो p की पावर 4, यानी कि एक गलत है, q की पावर 1, ठीक है। फिर क्या है बेटा, 5C5, 5 प्रश्न है, पाँचों सही है, ठीक है, और 5 सही है तो q की पावर 0 आ जाएगा, q एक भी गलत नहीं है। अब इसको मान रखते हैं 5C4, 5C4 का मान होता है 5, ठीक है, आप इसको हल भी कर सकते हो, कक्षा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। और p का मान हमारे पास था 1/3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4, और q का मान कितना है, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट 5C5 का मान ऊपर जैसे मुन्ने पर उसका मान 1 होता है, p हमारे पास 1/3 उसकी पावर में आ जाएगा 5, और q हमारे पास है 2/3 उसकी पावर में है 0। देखो बेटा 5 एक की घात कुछ भी एक ही होता है, 3 या 9, 9 9 81, 2/3, और यहाँ आ जाएगा 1 81 गुणे में 3, 5 बार गुणे में ना, और ये 1। ओके बच्चों, अब बस इसको हल कर लेना है, ठीक है। ऊपर से कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, और यह 81 गुणा 3, और यहाँ 1 81 गुणा 3, लॉस अपा वही आ जाएगा 81 गुणा 3, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा 11, 81 गुणा 3, 3 कम 3, 3 8 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं, ये हर साल आएगा, ठीक है। अवयव निकालने के लिए इसमें बोला है प्रारंभिक सक्रिय, यानी कि ऑपरेशन लगा के आपको निकालना है। ऐसा भी आ सकता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए वाला, इन्वर्स निकालने के लिए आ सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, 3 समीकरण दे रखे थे एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर आपको ax बराबर b वाला फॉर्मूला लगा के उसको हल करना होता है, x के मान निकालने होते हैं एक्स वाई जेड के। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, या तो प्रारंभिक सक्रिय, ठीक है, या फिर ए इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए वो वाला, और एक्स वाई जेड, इन तीनों में से कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, ठीक है, और तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या ये तो फिक्स है बेटा, बड़े नंबर में, वो भी 8 नंबर में 6 नंबर में है ना, आएगा, फिक्स है। तीनों में से कभी कभी 2 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, मैक्सिमम चांस है 2 हर बार आते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी हर बार आते हैं। 2 आने की चांस 90% है, और एक तो 100% आता ही आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रारंभिक सक्रियाओं के प्रयोग से निम्नलिखित अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बेटा टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों का दिमाग चलना, क्योंकि मैं समझा दूंगा लेकिन एग्ज़ाम में आपको बैठना है, आपको हल करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं आपको, ठीक है। और ये अवयव है, डिटरमिनेंट नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर अवयव है, अगर आप कॉलम में स्टार्ट कर रहे हो ऑपरेशंस लगाने, तो शुरू से लेकर एंड तक कॉलम में ही लगाना है। अगर आप रो से स्टार्ट कर रहे हो ऑपरेशंस लगाना, तो शुरू से लेकर एंड तक रो में ही लगाना है, ठीक है। अगर सारणिक वाला प्रश्न होता है उसमें आप रो में भी लगा सकते हो और कॉलम में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन यहाँ का जिससे भी स्टार्ट करें उसी से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करना बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या होता है, चूँकि ए बराबर आई ए, ठीक है, यही सूत्र होता है। ए का मान रखो यहाँ पर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। यहाँ आई का मान रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बेटा। और यहाँ आपका ए, इसे बेसिकली रखा नहीं जाता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, कि आपको इस तरफ आई बनाना है, तो इधर ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब इस तरीके से ऑपरेशन लगाने, और मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। कोशिश क्या करनी कि क्या ऑपरेशन हम लगाओ कि मैक्सिमम 1 या फिर 0 बनाने का टारगेट रखो, कि मुझे या तो 1 मिले या 0 मिले, ऐसे बनाते जाओ। 1 और 0 बनाने का टारगेट रखो, ठीक है, हमेशा। तो जो मैं पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं R2 को परिवर्तित कर रहा हूँ R2 R1 में 2 से गुणा करके R2 से घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 घटा दूंगा 5 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है वहाँ जाके, मुझे नहीं। तो पहला बदला नहीं, दोनों तरफ बदलना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये ध्यान रखना है।
एक थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करके घटाना है, माइनस के 2, 1 0, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, देखो बेटा आप ऑपरेशन लगाते रहोगे, अगर मैं करता रहूँगा तो वो समझाते बहुत टाइम लग जाता है।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा जेड एक्स तल को काटती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। ऐसा जो क्वेश्चन है बेटा हर साल एग्जाम में आ जाता है, अथवा में जो क्वेश्चन है ना वो लगभग हर साल आ जाता है। ठीक है, तो लगभग स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पार्ट करते हैं। क्या बोले, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, सो देखो सपोज करो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है जेड एक्स तल। सपोज करो जेड एक्स तल पे ये जो काट रहा है, इस तल को मैं मान लेता हूँ जेड एक्स तल। ठीक है, इस बिंदु पे काट रहा है, तो मैंने माना कि इस बिंदु के निर्देशांक जेड एक्स तल पे काट रहा है, तो एक्स होगा, जेड एक्स यानी कि वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा, और ये जेड। इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं, और ये बिंदु हमें दे रखा है कितना, 5 1 6, और दूसरा आपको दे रखा है 2 4 3। ठीक है, तो किस अनुपात पे काट रहा है अगर वो पता चल जाए फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे, आराम से मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ये जो बिंदु P है ना, इसको M1 अनुपात M2 में काटती है, विभक्त करती है। ठीक है, ये हमने बोल दिया। कक्षा 10 वाला 10 के लेवल का क्वेश्चन है, कक्षा 10 का विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन को कर लेगा आराम से। तो अगर आपको अनुपात निकालना है तो जिसका आंकिक मान पता होता है वो हमें लेना पड़ता है। और ये हमारा क्या, x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो देखो बच्चों x का मान हमारे पास क्या है विभाजन सूत्र में, x बोल रहा हूँ यार, y लेके चलना था, शिट, कोई बात नहीं, क्योंकि y का मान पता है ना बच्चों, तो y लेके चलना था। तो ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो y का मान हमारे पास 0 है, m1 का मान कितना है बेटा पता नहीं, y2 का मान 4 है, m2 का मान पता नहीं, y1 का मान 1 है, m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस m2, और इसको 0 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4m1 ओके, और प्लस का m2 इधर आके माइनस का m2 हो जाएगा, और ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा m1 बट्टे m2। ये इसके गुणा में कुछ नहीं देख डाल सकते हैं ना, तो m1 अनुपात m2 का जो मान है वो 1:4 है। ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर एक माइनस आ रखा है, तो माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो बिंदु का विभाजन हुआ है ना वो बाह्य विभाजन हुआ है। क्या विभाजन हुआ है, बाह्य विभाजन हुआ है। अतः यह बाह्य विभाजन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य विभाजन जब होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये जो सूत्र लगता है वो माइनस का लगा दोगे जब ये x और z का मान निकालेंगे। तो यानी कि अब हमारे पास m1 के स्थान पर हमें क्या लेना है बेटा, माइनस के 1 लेना है, और माइनस नहीं प्लस का 1 ही लोगे। ठीक है, प्लस का 1 ही लोगे, सूत्र में माइनस प्लस लगा दोगे, और m2 की जगह पे 4 लगाना है। इसलिए x बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ओ अभी भी देखो मैंने जल्दबाजी में प्लस लगाया, प्लस नहीं लगाना है, बाह्य विभाजन ना, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है बच्चों, माइनस लगाना है। ये फर्क होगा सूत्र में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो मान रखते हैं m1 का मान हमारे पास है 1, और x2 का मान हमारे पास है 2, m2 का मान हमारे पास 4, और x1 का मान है हमारे पास 5। m1 माइनस के m2, तो 2 माइनस 4 5 20 बट्टे में 30, माइनस के 3 है ना, तो माइनस के 18 बट्टे माइनस के 3, तो 3 6 18 माइनस माइनस प्लस। तो x का मान जो है वो बच्चों 3 है, y का मान 0। अब z का मान निकालना है, z वाला सूत्र लगा दोगे तो हो जाएगा m1 z2 z। ठीक है, m1 z2 m2 z1 माइनस m1 m2 माइनस में। तो m1 का मान कितना है बच्चों 1, z2 का मान 3 है, m2 का मान हमारे पास 4, और z1 का मान हमारे पास 6। m1 माइनस के m2, 3 4 6 24 बट्टे में -3, तो यह आ जाएगा -21, 3 सत्ते
ठीक है, तो ये कितना आ गया 7। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 3 0 7। 3, अरे 3 कहाँ से हो गया, 3 6 आया तो मैंने 3 लिख दिया यार, 6 0 7 है ना, ये 6 आया था। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, इतने होंगे, वो हमने लिख दिया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों, इसके अथवा वाला पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में बच्चों। ठीक है, ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन और भी करा रखे हैं, और आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। और इस ऑफिशियल पेपर्स के क्वेश्चन हैं, पेपर में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बोर्ड्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये आपके पास एक तल दे रखा है और दूसरा तल ये है कि प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल पर, इस तल पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रतिच्छेदन से। ठीक है, दोनों देखो, तल की प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली तल का समीकरण। ठीक है, तो वो होता है T1 प्लस लैम्डा T2 बराबर 0। ठीक है, सूत्र में रख दें, T1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया। T2 क्या है, 2x प्लस के 3y प्लस के 4z माइनस का 5 इधर के प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अब x ओबनिश निकालो, इसका गुणज 1 है और इसका लैम्डा से गुणा करेंगे 2 लैम्डा। ठीक है, y ओबनिश निकालो, इधर 1 बचेगा गुणज और इधर आ जाएगा 3 लैम्डा। z निकालो, यहाँ से 1 और यहाँ से 4 लैम्डा। ठीक, और यहाँ से माइनस के 1 और यहाँ से लैम्डा से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब ये जो है बेटा, इस तल पर क्या है, लंबवत है, इस तल के लंबवत है। तो देखो बेटा, इस तल के लंबवत है, तो चूंकि A1 के x का गुणज 1 प्लस 2 लैम्डा, B1 क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा, और C1 क्या है z का गुणज 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, समीकरण 1 x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। यानी कि यहाँ से जो आपका A2 क्या होगा, x का गुणज 1, y का गुणज माइनस के 1, C2 z का गुणज 1। लंबवत है, लंबवत के लिए क्या होता है बेटा, लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है लंबवत के लिए, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आप जानते हैं, इस कंडीशन का उपयोग कीजिए, आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा। फिर लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। रखते हैं मान, A1 1 प्लस 2 लैम्डा और A2 है 1, B1 1 प्लस 3 लैम्डा और ये है माइनस के 1, C1 1 प्लस 4 लैम्डा और C2 है 1। 0 गुणा करो, 1 प्लस 2 लैम्डा, ये माइनस है, माइनस के 1 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 1 प्लस के 4 लैम्डा बराबर 0। 1 माइनस 1 कटा, 4 में से 3 लैम्डा घटाएंगे तो सिर्फ लैम्डा और ये 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। लैम्डा का मान आ गया माइनस के 1/3। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दो, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर और हल कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x लैम्डा का मान है माइनस के 1/3, y ठीक है गुणे में माइनस के 1/3। लैम्डा की जगह बस मान रख दो z, लैम्डा की जगह पर माइनस के 1/3। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से इसे कटा तो ये आ जाएगा x/3, ये आपका आ जाएगा 0y और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 माइनस के z/3। ठीक है, और इसको हल करोगे 3
माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 2/3। ठीक है, दोनों सबके बट्टे में से 3 उभनिश ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 2 दिन पहले ही मैंने कराया था। ठीक है, जो पेपर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में से आए, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जिस पेपर की मैं लिंक डाल दूंगा 2022 उसमें ये पूछा गया है और वहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करा रखा, और ये पहले के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैंने कराया है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बेज प्रमेय से होगा। सॉरी ठीक है बेटा, बेज प्रमेय पर नहीं, चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, हाँ ये बेज प्रमेय से होगा। ठीक है, और ये प्रायिकता बंटन ज्ञात करना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन हर साल आता है आलेखीय विधि वाला क्वेश्चन है। आलेखीय विधि से निम्नांकित रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। आपको ये दे रखे हैं विवरोध, ठीक है, और ये आपको दे रखा है उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 9y, न्यूनतम और अधिकतम दोनों मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, 3 समीकरण दे रखे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपको जो हल क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, हल करते हैं। दिया है जो z आपको दे रखा है उद्देश्य फलन, वो दे रखा है 3x प्लस के 9y। ठीक है, और जो व्यवरोध दे रखे हैं आपको, व्यवरोध क्या है बच्चों, पहला है x प्लस 3y 60, ये पहला व्यवरोध है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है x प्लस y, ये दूसरा व्यवरोध है, और तीसरा में दे रखा है ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम करते हैं सभी समीकरण को वास्तव समीकरण में बदलने पर वास्तव समीकरण का मतलब क्या होता है, ये जो लेस देन इक्वल लगा है ना, इसको सिर्फ इक्वल में बदलना है इन सबको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बेटा, पहला हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 60। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और ये हो जाएगा x बराबर y। ठीक है, तो मैं 60 से भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा x के बट्टे में 60, 3y बट्टे में 60, 60 के बट्टे में 60 1, इसको और ढंग से लिखूँगा मैं, तो x बट्टे में 60, 3 दूनी y के बट्टे में 20 बराबर 1। ठीक है, यहाँ से 10 से भाग दूंगा, x के बट्टे में 10, y के बट्टे में 10 1। ठीक है, यहाँ से 2 बिंदु चाहिए, तो यहाँ x यहाँ y, x पर y बराबर 0 रखूँगा, x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर मैं 10 रखूँगा तो y भी 10 हो जाएगा, 20 रखूँगा तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है ना, जो y होगा वही x होगा, ये हमें पता लग गया। ये क्या है बेटा, यहाँ से बिंदु मिल जाएगा, क्यों, आप जानते हो रेखा का समीकरण क्या होता है। रेखा का समीकरण इस रूप में भी तो होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये रेखा का समीकरण होता है। अगर ऐसा है तो बिंदु क्या हो जाते हैं, a, 0 और 0, b, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखा का समीकरण है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से पहला जो बिंदु मिलेगा p वो होगा 60, 0, और दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा 0, 20। यहाँ से आ जाएगा 10, 0, 0, 10, और ये तो केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये पता चल रहा है, ये है 10, 10, यह है 20, 10, सॉरी 20, 20। बिंदु आपको फट से मिल गए। अब आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ से संबंधित प्रश्न हर साल आएंगे, हर साल। ठीक है, तो सारे मान प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल क्षेत्र भी आपको प्लस में लेना है। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, इधर ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में, और ये मेरा केंद्र वो बड़े से बड़ा वैल्यू 60 है, तो यहाँ 20 का अंतर लेता हूँ।
ठीक है, ये आपको ग्राफ पेपर में करना है, यहाँ पर करोगे तो आंसर पूरा नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो बस समझा रहा हूँ 20 40 60 20 40 60। ठीक है, पहले बिंदु पे आ जाओ। आपको x में 60 जाना है, y पे 0, ये पहला बिंदु है P। और दूसरा बिंदु क्या है 0,20, x पे 0 y पे 20, ये दूसरा बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे, रेखा। ठीक है, ये पहली रेखा हो गई और समीकरण भी लिख दोगे ऊपर। समीकरण क्या था बेटा, x + 3y = 60। अभी हल क्षेत्र भी हमें देखना है। उसके बाद सेकंड वाले में आ जाओ। हाँ, 10,0, यहाँ 10 होगा, x पे 10 y पे 0, और ये दूसरा वाला 0,10। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। ठीक है, ऐसे हम खींच देंगे। तो ये पहला वाला है, ये सेकंड वाला, ध्यान भी रखना है। इसका समीकरण क्या था वो भी लिख दीजिए, x + y = 10। एंड तीसरा क्या है बेटा, x = y, इसका क्या होता है ना, केंद्र से हुआ जाता है, ऐसा समीकरण ऐसा जाता है। जब भी x = y, x बराबर कुछ भी हो, x = 1y हो, 2y हो, 3y हो, 10y हो, 100y हो, तो समीकरण ऐसे ही जाएगा, केंद्र से होता हुआ। ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा समीकरण है। अब आपको हल क्षेत्र देखना है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, हल क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे बेटा, हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए पहले दोनों में तो ओरिजिन ले लोगे हल क्षेत्र के लिए, लेकिन तीसरा वाला ओरिजिन से पता नहीं चल पाएगा। हल क्षेत्र के लिए केंद्र लेते हैं, x = 0 रखना, y = 0, समीकरण 1 में भी और 2 में भी। तो ये हो जाएगा 0 0 60 से बड़ा है, नहीं 60 0 से बड़ा है, बिल्कुल सत्य हो रहा है ये। तो अगर सत्य हो रहा है ना, तो हल क्षेत्र 0 की तरफ आएगा। हल क्षेत्र किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ। देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला वाला है ये 0 है, पहला वाला 0 संतुष्ट कर रहा, तो हल क्षेत्र 0 की तरफ लो। ठीक है, ये मैं 0 की तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा कलर लेना पड़ेगा हमें। दूसरा कलर कुछ ये ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो, x की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 0 रखो, तो 0 10 से बड़ा है। ये कट असत्य बोल रहा है, तो 0 पे हल 0 से बाहर जाएगा। 0 ये है, देखो बेटा, ये है सेकंड वाला का है, ये सेकंड वाला ये है, और इधर 0 इधर नहीं आएगा, हल क्षेत्र ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हल क्षेत्र कहाँ जाएगा, ऊपर, ये 0 से बाहर की तरफ। 3 समीकरण है ना, जहाँ पर तीनों हल क्षेत्र उपनिष्ठ आएंगे, वही आपका हल क्षेत्र होगा, उसको लिया जाना है। ठीक, लास्ट वाले पे आते हैं। आईफोन का चार्जर कहाँ है? तीसरे वाले के लिए क्या, देखो बच्चों, अगर आप 0 लेते हो ना, तो x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पर 0 0 बराबर है, पता नहीं चल पा रहा है कि 0 0 से बड़ा होता है, कहाँ बड़ा होता है और बराबर है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता इस तरीके के समीकरण। इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो इस तरफ से या फिर इस तरफ से एक बिंदु लो। अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस तरफ होगा, अगर नहीं कर रहा तो उससे बाहर होगा। तो मैं अपनी तरफ से एक बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सपोज करो ये वाला बिंदु ले लिया। ठीक है, इस तीसरे वाले के लिए, ठीक है, बिंदु का नाम मैंने ले लिया 0,20 पर। देखते हैं, x की जगह पर 0 रखो और y की जगह पर 20, तो ये संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उसी की तरफ ले लो। तीसरा वाला कहाँ है, ये तीसरा वाला है, तो हल क्षेत्र इधर जाएगा, हल क्षेत्र इधर जाएगा। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, आपका तीनों हल क्षेत्र का जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो कहाँ आया है, वो कहाँ पे आया है, वो आपको देखना है। सो ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। तो देखो, मैंने आपको जूम कर दिया, ये तीनों उभयनिष्ठ कहाँ मिले हैं आपको, मैंने ये जूम कर दिया है। अब आप ध्यानपूर्वक देखो, तीनों हल क्षेत्र जो आपको उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, देखो ये पहला था, ये तीसरा था, ये दूसरा है, जो भी मान लो, तीनों का हल क्षेत्र कहाँ कट रहा है, ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर गया। तो तीनों हल क्षेत्र जहाँ आपको कटपिट मिल रहे हैं वो ये क्षेत्र है कि नहीं, वो ये क्षेत्र है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि बेटा ग्राफ पेपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बोल रहा था। क्यों बोल रहा था, ग्राफ पेपर में जब आप हल करोगे ना, तो ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे कि x में कितना गया और y में कितना गया। ठीक है, या फिर हल भी कर सकते हो, इस समीकरण को इस समीकरण हल करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन
उसमें ना क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, ग्राफ पेपर में तुरंत पता लग जाता है। अब ग्राफ पेपर में जब करोगे ना तो ये वाला जो बिंदु होगा, मैं लिख देता हूँ, ये जो बिंदु होगा वो आपका 5,5 आएगा, एक्स पे 5, वाई पे 5। और ये वाला जो बिंदु होगा, अब जब ग्राफ पेपर में देखोगे एक्स पे 15 गया होगा और वाई पे 15 गया होगा, ठीक है। तो ये बिंदु है 15,15, ठीक है, पता लग गई। और अगर ये वाला बिंदु 0,20, तो आपके जो बिंदु हैं हल क्षेत्र वाले, एक तो हो जाएगा 0,20, एक 15,15 और एक 5,5, ठीक है। और भी कोई है क्या? तीनों जहाँ पर ओबनिस्ट मिल रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है बेटा। और एक बिंदु ना यहाँ से जब जाएगा ना, ये तो चलो ठीक है, ये 5,5 आएगा, यहाँ से भी जा रहा होगा ना एक बिंदु, तीसरा वाला इधर से। एक सेकंड, ये तो 20 का है ना, 10 का जाएगा ना, ये 10, ये 20 है, तो तीसरा वाला जो बिंदु गया था वो कहाँ से जाएगा? देखो समीकरण थोड़ा गलत तो नहीं बना दिया। यहाँ पर आपका एक बिंदु दूसरा है, एक तो 10,0 था और एक 0,10 था ना, तो 0,10 से होता हुआ जाएगा। ये जो समीकरण यहाँ पर होगा, ये तीसरा वाला यहाँ से जा रहा था, ठीक है, तो ये बिंदु चाहिए होगा। तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा आपका, ये वाला मैं इसको वाइड कर दे रहा हूँ, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा सबका, ठीक है बेटा। तो ये वाला बिंदु क्या है? 0,10, ये वाला बिंदु है हमारा 5,5, ये वाला बिंदु है 15,15, ठीक है, और ये वाला बिंदु है आपका 0,20। ये 4 आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन 4 पे आपको चेक करना है आपका उद्देश्य फलन कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ठीक है, ओके। अब आप देखते हैं हल कैसे करते हैं हम। तो ये आप लिख दो, अतः अभिष्ट हल क्षेत्र, जो आपने बिंदुओं के नाम रखे वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कॉर्नर पॉइंट, है ना, कॉर्नर पॉइंट को यहाँ आपको कोणीय बिंदु लिख सकते हो आप, ये आपके कोणीय बिंदु हो गए। और यहाँ पर आपका ये z आ गया, देखते हैं किस पे कौन सा मान आता है। 4 बिंदु हैं आपके पास, ठीक है। z हमारे पास क्या है बच्चा? z हमारे पास है 3x + 9y। सो पहला जो बिंदु है हमारे पास, एक तो है बच्चों 0,10, दूसरा है 5,5, तीसरा है 15,15 और दूसरा लास्ट वाला है 0,20। तो इस पर चेक करो, x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 × 0 और 9 × y की जगह पे 10, 9 × 90 आ जाएगा। फिर x के जगह पे क्या रखना है? 5, y की जगह पे क्या रखना है? 5, तो 5 × 15 + 45, तो ये हो जाएगा 60। फिर 15 रखो, x की जगह पर 15, y की जगह पर 15, ठीक है। तो इनको हल करने पे कितना? 15 × 45, 15 × 9 135, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। फिर 0, x के जगह पर 0 और y की जगह पर आपका 20, तो 0 + 180, 180। तो ये दोनों मिला के आपको तो क्या दे रहे? मैक्सिमम, अधिकतम मान, और ये वाला मान आपको क्या मिला? न्यूनतम मान, मिनिमम। यही आपको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो आज के यहाँ लिए यहीं पर रखते हैं, कल आपको ऐसे और क्वेश्चन लेके ले आऊँगा। मेन चीज़ है बेटा एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी के सारे उदाहरण अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे प्रश्न के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। आपको 100 में से 100 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता।